नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक जनरल साइंस का वीडियो हो रहा है जिसमें आपको बताएंगे हम दृष्टि का जो साइंस था यानी सामान्य विज्ञान जीएस दृष्टि का जो घटना चक्र का आता है उससे रिलेटेड जो हमारे चैनल पे सीरीज स्टार्ट हुआ था उसी का यह नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम 14 वीडियो बना चुके हैं और यह 15वां क्लास होगा इस सीरीज का। यहाँ पर हम इस यहाँ तक देख चुके थे 45 नंबर पेज तक, जिसमें कि मानवीय भ्रूण और मेनली तौर पे जो मानव से रिलेटेड यानी कि जीव से रिलेटेड जितने भी सारे जीव विज्ञान से रिलेटेड जो थे उनको देख चुके थे। अब यहाँ पर पादप विज्ञान से देखेंगे मेनली तौर पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फैक्ट के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जानेंगे यहाँ से फोटोसिंथेसिस के बारे में यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले देखिए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है फोटोसिंथेसिस का यानी प्रकाश संश्लेषण का। तो पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का जो उत्पादन करता है, यही एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया के रूप में देखें तो 6CO2 यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के साथ जो है क्लोरोफिल के साथ, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ यह जो है कि C6H12O6 बनाता है यानी ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आप जल बनाता है और ऑक्सीजन का जो है कि उत्सर्जन करता है इस अभिक्रिया के दौरान। उसके बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 85 से 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण के 85 से 90% जो भाग होते हैं वह जलीय पौधे व शैवालों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, जो जलीय पौधे व शैवालों द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में आप जाने यहाँ से। तो अवस्थिति इसका जो होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक का जो अवस्थिति यानी यह पाए कहा जाता है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के जो भाग होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। अवशोषित रंग इसमें देखें तो अवशोषित कौन से रंग को अवशोषित करता है तो नारंगी, लाल, नीला और बैगनी को जो है कि अवशोषित करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि क्लोरोफिल के बारे में जाने तो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है और प्रमुख तत्व इसमें क्या होता है तो मैग्नीशियम होता है, जिसे हम Mg से सूचित करते हैं। ध्यान रखेंगे, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रमुख तत्व होते हैं इसमें मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ से जाने तो प्रकाश संश्लेषण शाब्दिक प्रकाश संश्लेषण जो कि लाल रंग की अधिकतम होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वह सबसे अधिक लाल रंग में होता है और नीला रंग में द्वितीयक अधिकतम होता है, यानी कि सेकंड लेवल पे आप नीला रंग को देखेंगे। प्रकाश उत्सर्जन के बारे में जाने तो प्रकाश उत्सर्जन लाइट एनर्जी का देखेंगे तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा के रूप में आप जानेंगे। इसमें तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा किसमें तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसके दौरान, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान कौन सी क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा जो होता है, लाइट एनर्जी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी में रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए तो 2 चरण में होते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रथम चरण में क्या होता है तो प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से एटीपी तथा NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि एटीपी का निर्माण करते हैं, संचित करने वाले जो अणुओं का निर्माण करते हैं प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में क्या होता है तो प्रकाश को स्वतंत्र अभिक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण एवं न्यूनीकरण किया जाता है, मतलब कम किया जाता है द्वितीय चरण में। यह 2 चरण में होता है प्रकाश संश्लेषण, हालांकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप चलेंगे तो पादप पोषण के बारे में जानेंगे। पादप पोषण किस तरीके से करता है तो पौधे में पोषण के बारे में यहाँ से हम जान लेते हैं कि पौधे में पोषण किस तरीके से होते हैं। तो पौधे में 2 तरीके के पोषण होते हैं। एक प्रकार से होता है, एक पौधा होता है स्वपोषी और दूसरा होता है पोषक तत्व। यहाँ पर देखेंगे स्वपोषी में यानी पौधे में जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है के बारे में जानेंगे। तो ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण करता है तो वह स्वपोषी कहलाता है। पोषक तत्व के बारे में जाने तो पोषक तत्व ऐसे खनिज
तत्व जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं, यह पोषक तत्व कहलाते हैं। ऐसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं, वह पोषक तत्व के रूप में हम जानते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट है, मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखेंगे गौर से। तो ध्यान से देखेंगे कि जाइलम, जाइलम क्या होता है, यह पूछा भी गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जाइलम क्या होता है देखेंगे, तो इसका अन्य नाम जल संवाहक उत्तक के रूप में हम जानते हैं, जो कि पादप के उत्तक में, पादप में ही पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसको ध्यान रखेंगे। इसका देखेंगे कि जाइलम जो होता है का अन्य नाम जो होता है वह जल संवाहक उत्तक के रूप में हम जानते हैं, यानी कि जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है। और वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका कार्य आप जानेंगे, अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करने का जो काम होता है वह जाइलम का होता है। ध्यान रखेंगे, जो जाइलम का कार्य क्या होता है, तो अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जो अवशोषित करता है उसको विभिन्न स्थानों, विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों, पौधे के विभिन्न भागों, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। अब फ्लोएम के बारे में जानेंगे, तो फ्लोएम का अन्य नाम जानेंगे तो व्रस्ट उत्तक के नाम से जानते हैं, जिसे वास्ट उत्तक भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। और प्रमुख भाग देखें तो इनका जो प्रमुख भाग होता है चालनी, चालनी नालिकाएं, सह कोशिकाएं, और फ्लोएम में मृदुतक और फ्लोएम तंतु अथवा जो बास्ट रेशे होते हैं, ये सभी इनके प्रमुख भाग होते हैं फ्लोएम के। कार्य इसका देखें तो हरे पौधे के जो हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ का अन्य भागों में स्थानांतरित करना, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है उसका जो स्थानांतरित करने का काम फ्लोएम करता है, और खनिज लवण और जल का स्थानांतरण करने का भाग जाइलम करता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे यहाँ पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, पौधे हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। कार्य के बारे में जाने तो पौधे में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो पौधे में जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक होता है पौधे में पोषक तत्व। जिस प्रकार से मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पौधे में भी इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। अनिवार्य तत्व के रूप में आने की 17 जो है कि इसके अनिवार्य तत्व होते हैं किसी भी पौधे को स्वस्थ रहने के लिए। यहाँ पर देखें कि दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कौन कौन से होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने तो इसकी संख्या 9 होती है। और इसमें जो है कि अधिक मात्रा में आवश्यकता किन कौन सी तत्वों की होती है। तत्व के नाम आप देख सकते हैं, पहला आपका कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये 9 जो तत्व होते हैं वह मेन तौर पे जो है कि किसी भी पौधे में यह जो है कि जरूरी होता है, इसके बगैर पौधा जीवित नहीं रह सकता। और जो मेनली जो है अनिवार्य तत्व है 17 होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म पोषक या फिर लघु मात्रा पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। सूक्ष्म जो पोषक या फिर लघु मात्रा पोषक तत्व जो होते हैं उसकी जो संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसकी जो आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ध्यान रखेंगे। और तत्व के कौन कौन से जो है कि इसकी मात्रा जो है कि कम की आवश्यकता होती है पौधे में, तो बोरान है, क्लोरीन है, लोहा है, मोलिबेडेनम है, उसके बाद तांबा है, मैग्नीज है, निकेल है और जिंक है। ये सारे तत्व है जिसकी जो पौधे में आवश्यकता होती है वह कम होती है। अब यहाँ पर जानेंगे अमरबेल के बारे में। अमरबेल एक प्रकार का जो है कि परजीवी जिसे बोलते हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी जो है कि पौधा होता है, मतलब जो है कि पादप होता है अमरबेल। यह एक प्रकार का लत्ती जिसे आप जानते हैं, लता जिसे जानते हैं, इस तरीके लतरल रहता है। तो यहाँ पर जानेंगे कि आवृत्ति बीजी होती है। यह क्या होता है, तो आवृत्ति बीजी होती है और तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। आप देखेंगे कि किसी किसी पेड़ के जो डालियां होती है, टहनियां होती हैं, उसके ऊपर जैसे छाए रहता है इस तरीके से, है ना। यही होता है अमरबेल, अमरबेल की लत्ती भी जिसको बोलते हैं हम लोग। पोषक के चारों ओर लिपटे होते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े उस पर जो है कि लिपटे होते हैं, और उन्हीं के जो भोजन बनाता है वह पौधा उससे जो है कि खींच लेता है या शोषण कर लेता है। लिपट कर परजीवी मूल जैसे कि
द्वारा जो है कि भोजन, खनिज लवण व जल प्राप्त करते रहता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, जैसे ये टहनी है और इसमें इस तरीके से लिपटा रहता है और इससे चूसते रहता है वो अपना खाना भोजन। अब जानेंगे यहाँ पर, आप यहाँ से भी पूछ सकता है इस तरीके से सवाल कि कौन सा ऐसा पादप है जो कि परजीवी के श्रेणी में आता है, तो ये आप इसको टिकट करेंगे अमरबेल की लत्ती। और यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन, पादप में भी हार्मोन होती हैं। तो पादप हार्मोन के नाम यहाँ पर जानेंगे कि परिभाषा के रूप में सबसे पहले जानेंगे कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं वह फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, वह पादप हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। कार्य आप जाने तो वृद्धि, प्रजनन एवं जो है कि अन्य उपापचयी क्रियाओं का नियमन करना इसका कार्य होता है। और हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो अर्नेस्ट स्टार्लिंग थे, जो कि 1905 ईस्वी में हार्मोन शब्द का उपयोग किए थे जो पादप से रिलेटेड था। आगे बढ़ेंगे तो अन्य नाम के रूप में आप जाने तो वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में आप जान सकते हैं इसे, ग्रो रेगुलेटर्स के रूप में आप जान सकते हैं पादप हार्मोन को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप और देखेंगे जानकारी फैक्ट के रूप में कि पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग व फिर उनके कार्य क्या-क्या हो सकते हैं। पादप हार्मोन के प्रमुख वर्ग व उनके कार्य क्या-क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो वृद्धि वर्धक के रूप में यानी कि ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में, इसमें कि पहला है आपका ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। ये 3 हार्मोन जो होते हैं वह वृद्धि के लिए जो है कि जिम्मेदार होते हैं पौधे में, पादप में। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो पादप में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में आप जानते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि रोधक यानी ग्रो इनहिबिटर्स के रूप में आप जाने तो एबिसिसिक हार्मोन, उसके बाद एथिलीन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं पौधे की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करता है। यहाँ से आप जान लेंगे कि ऑक्सीन का यूज कहाँ होता है। ऑक्सीन का यूज आप जाने तो अपतृण निवारण के लिए यानी कि वीड डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। अपतृण निवारण के लिए, फसलों को गिरने से बचाने के लिए इसका कार्य होता है ऑक्सीन का। उसके बाद देखिए अनिषेक फलन के बारे में जाने तो अनिषेक फलन के से यहाँ पर बिना निषेचन के फलों का विकास करने में इसका योगदान होता है अनिषेक फलन का। संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि बिना परागन का निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन के फल का विकास कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, संतरा, नींबू, अंगूर, केला और टमाटर ये जो होते हैं बिना निषेचन के फल का निर्माण कर लेते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जिब्रेलिन के बारे में जानेंगे यहाँ से कि जिब्रेलिन क्या होता है। जिब्रेलिन के बारे में जानते हैं यहाँ पर कि बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन व फिर अनिषिक फलन के रूप में आप इसे कार्य में लेते हैं जिब्रेलिन का। बीजों के अंकुरन में जो है कि यह हार्मोन सहायक होता है जिब्रेलिन। ध्यान रखेंगे, बीजों के जो अंकुरन है उसमें कौन से हार्मोन सहायक होता है, तो जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वह सहायक होता है। अब यहाँ पर साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं जिस हार्मोन को, उसका अन्य नाम आप देखें तो फाइटोकाइनिन के नाम से भी इस हार्मोन को जानते हैं। साइटोकाइनिन और फाइटोकाइनिन दोनों सेम हार्मोन को कहा जाता है और कार्य इसके जाने तो कोशिका विभाजन, जीनोर्थ को रोकना और क्लोरोफिल को नष्ट करने से बचाना इसका कार्य होता है। एबिसिसिक अम्ल जो होता है इसके बारे में आप जाने तो एबिसिसिक अम्ल के बारे में जानते हैं तो पुष्पन में यह जो है कि सहायता करता है, पुष्प को खिलने में, पुष्प के लिए यह जो है कि सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है और बीजों के अंकुरन या फिर अवरुद्ध करना जो होता है इनका कार्य होता है एबिसिसिक अम्ल का। एथिलीन का देखें तो कार्य आप यहाँ पर जाने इसके अन्य नाम के रूप में पहले तो फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है रिस्प्रिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, एथिलीन को बोलते हैं। एथिलीन जो होता है वह क्या होता है तो फल पकाने वाला हार्मोन होता है। पौधे के तने के अग्रभाग में इसका निर्माण होता है, पौधे के तने के अग्रभाग में एथिलीन का निर्माण होता है। इसका कार्य देखें तो फलों को पकाना, पत्तियों तथा फूलों व पुष्पों के विगलन को तीव्र करना इसका कार्य होता है। अब जानेंगे यहाँ पर पादप में जनन किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से मानव में जनन होता है इस प्रकार से पादप में भी जनन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो परिभाषा के रूप में जानेंगे कि पौधे द्वारा अपनी
तरह की संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह पादप जनन के रूप में हम उसे कहते हैं। प्रकार आप देखें तो जो पादप में जनन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। और इसके बाद देखें तो पादप में जनन एक और अन्य प्रकार से होते हैं, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि जनन हेतु प्रमुख पादप का जो भाग होता है वह कौन सा होता है, तो पुष्प होता है। जनन हेतु प्रमुख जो भाग होता है पादप में वह कौन सा होता है, पुष्प होता है। पुष्प के अंदर जो और अगर डीप में जाए तो पुंकेसर जिसे स्टीमेंस जिसे बोलते हैं, स्त्री केसर जिसे कार्पेल बोलते हैं, और ये दोनों जो भाग होते हैं वह प्रजनन अंग कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे प्रजनन अंग पादप में कौन से होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुष्प के विभिन्न भाग के बारे में। तो यहाँ पर पुष्प में जो प्रजनन अंग होता है पौधे का, पादप का, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वर्तिकाग्र कहाँ होता है, किसे कहते हैं, तो इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसे सिग्मा के रूप में आप जानते हैं। और यह जो स्त्री केसर के जो भाग होते हैं सबसे पहले वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर के भाग होते हैं। पुंकेसर के जो भाग होते हैं वह परागकोश तंतु जिसे फिलामेंटेड के रूप में आप जानते हैं, परागकोश तंतु और दल यानी पेटल, ये सभी जो होते हैं पुंकेसर के भाग होते हैं। आगे आप देखेंगे कि पुष्पासन, पुष्पासन कहाँ होता है, तो ठीक पुष्प के नीचे जो वाला जो भाग होता है डिंब आकार का, गोला आकार का, उसे पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद बाह्यदल आप देख सकते हैं किसे कहते हैं, तो यह जो पंखुड़ी जैसा रहता है इसे बाह्यदल कहते हैं। बीजांड भी इसे कहते हैं, जो कि मतलब जो है कि ये जो बाह्यदल यानी पुष्पासन जो होता है उसके ठीक ऊपर में जो होता है आपका गोला आकार का, उसको जो है बीजांड कहते हैं। उसके बाद डंटल आप जानते ही होंगे, डंटल जो डंटी होता है उसको कहते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परागन। अब परागन किसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि परागन की परिभाषा के रूप में। तो यहाँ पर परागकणों के परागकोश या फिर एंथर से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया जो होती है वह परागन कहलाता है। ध्यान रखेंगे परागन, परागकणों के जो है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वह जो एक प्रकार से परागन ही कहलाता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागन में क्या होता है, तो खुद से खुद परागन हो जाता है, और परपरागन में होता है यानी कि किसी भी जीव जंतु या फिर कीट के द्वारा होता है, या फिर वायु के द्वारा भी परागन होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप जान लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ से जान लेते हैं कि परिपक्वता, परिपक्वता या फिर विभिन्न कल्पवापकता इसे कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसके परिभाषा के रूप में जानेंगे कि उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग तथा जयांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना है। यानी कि ध्यान रखेंगे परिपक्वता क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग तथा जयांग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना ही परिपक्वता कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि इन पुष्पों में स्वपरागन संभव नहीं होता है। जैसे इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं जिसमें कि अलग अलग समय पे जो परिपक्वता आती है फूलों में, तो उसमें जो है कि आप देखेंगे कि इसमें स्वपरागन होने की संभावना बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। यह जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा चीज, तो पृथक पक्वता देख सकते हैं। पृथक पक्वता जो होते हैं वह 2 प्रकार की होती है। तो कौन से होते हैं, पूर्ण पूर्णकता, और जिसे कि परागकोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होना, या फिर देख सकते हैं पूर्व स्त्री परिपक्वता जिसे प्रोटोटाइपलॉजी, जिसे कि अंडाशय या फिर परागकोश के पहले परिपक्व होना इसमें शामिल होता है। अब जानेंगे यहाँ से कुछ और फैक्ट के बारे में। तो यह एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग यानी स्तंभ कर्तन जिसे बोलते हैं हम लोग। जैसे गुलाब का पेड़ हम लोग लगाते हैं तो स्तंभ कटिंग के थ्रू ही लगाते हैं। इसमें जनक पौधे जो होते हैं के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास करना होता है, जिसमें जिसे कि इस प्रकार से काट करके जो है, जैसे ईख को लगाते हैं हम लोग, गुलाब को लगाते हैं, इस प्रकार से। तो यह आपका जो है स्तंभ कर्तन के रूप में हम इसे जानते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप जाने तो इसके जो कौन-कौन से रोग होते हैं, कौन-कौन से जो है कि पौधे में इस तरीके से, कौन-कौन से पादप में इस तरीके से लगाया जाता है, तो बोनोविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में जो है कि इस तरीके के जो मतलब जो है कि पौधा का जो है कि
क्या किया जाता है, तो स्तंभ कर्तन किया जाता है, काट करके उसका जो तना होता है उसको रोपा जाता है। कोको बीज प्रवर्धन स्तंभ कर्तन, यानी कोको जिसको जाने तो कोको जिसमें कि बीज प्रवर्धन स्तंभ कर्तन के द्वारा जो होता है। उसके बाद देखिए तो गन्ना में तने की उपस्थिति प्रवर्ध नोड्स तथा पर्व संधियों जिसे इंटर नोड्स कहते हैं के प्रयोग के स्तंभ कर्तन या फिर तना काट की विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, यानी कि रोपा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ से कि दाब तकनीक। दाब तकनीक क्या होता है, जिसके थ्रू हम पौधे का जो कि जनन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। ये सभी प्रजनन के ही पार्ट हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें आप नींबू के पौधे को देखेंगे, चमेली के पौधे के देखेंगे कि आप दाब के थ्रू जो है कि मिट्टी में जब उसकी टहनियों को दबा देते हैं तो उसमें जो है कि जड़ें विकसित हो जाती है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। पौधे की तना या फिर शाखा को दबाकर भूमि में संपर्क कराए जाने के कारण तने में उग आई जड़ों को काटकर नए पौधे के रूप में हम उगा लेते हैं। इसे हम दाब तकनीक के रूप में जानते हैं। आगे देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन के बारे में जाने तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से होता है कायिक प्रवर्धन, कि पारंपरिक विधियां क्या होती है और इसके परिभाषा के रूप में सबसे पहले जान लें कि बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधे के भाग जैसे कि तना व पत्तियां आदि के नए पौधे का विकास हो जाता है, उसी को हम जानते हैं, कहते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मेनली तौर पे यह अलैंगिक जनन विधि के रूप में हम इसे जानते हैं। इसके पारंपरिक विधियां क्या होती है, तो स्तंभ कर्तन या फिर तना काट, स्टेम कटिंग इसे बोलते हैं हम लोग। दाब लगाना कायिक प्रवर्धन के रूप में ही आता है। उसके बाद कलम बांधना, इसी क्राफ्टिंग जिसे ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसकी विशेषता के बारे में जाने तो नए पौधे आकार किए एवं अनुवांशिकीय रूप से उनके जनक के समरूप हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। जो पौधे से हमने कायिक यानी काटा है पौधे को, यानी टहनियां को काटा है, और जो कायिक प्रवर्धन के थ्रू हमने जो उनका प्रजनन किया है, तो निश्चित रूप से वह जो होगा जिस पौधे से हमने काट करके निकाला है उसी पौधे के जो अनुवांशिकी होगा, यानी कि उसी पौधे के अनुरूप उसका जो विकास समरूप होगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पादपों का आर्थिक महत्व क्या होता है। पादपों का आर्थिक महत्व ये मेनली इंपोर्टेंट हो जाता है। सूरजमुखी के बारे में हम जानेंगे यहाँ से कि सूरजमुखी का तेल होता है, यानी उत्पाद होता है इसका। क्या होता है सूरजमुखी का उत्पाद, तो तेल होता है। यानी वनस्पतिक नाम इसे जाने तो सूरजमुखी का जो वनस्पतिक नाम होता है वह होता है हेलिनियनथस एनस। हेलिनियनथस एनस होता है इसका नाम। उसके बाद इसमें जो तेल निकलता है उसमें वसा की अत्यंत कम मात्रा होती है। वसा इसमें इसके जो तेल होते हैं सूरजमुखी के तेल, इसमें वसा बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और यह जो फायदेमंद होता है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। प्रकार के बारे में जाने तो इसके जो प्रकार होते हैं एस्टोरेसी, इसे एस्टोरेसी कुल के होते हैं यह, यानी इसके जो मतलब कुल होता है, यानी कि कौन से जो है कि कुल से आते हैं, तो एस्टेरेसी जो है कुल है उनके प्रकार के होते हैं यह। और इसके और जाने तो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं इसे। यह जो किस प्रकार का पादप होता है, तो आवृत्ति बीजी पादप होता है। आगे देखेंगे तो सुगंधित तेल के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ पर सुगंधित तेल हम किससे बना सकते हैं, तो लौंग से बना सकते हैं। और सेजियम एक्रोटिमिकटिकम कहते हैं इसे, एक्रोमैटिकम कहते हैं, एग्रोमैटिकम इसे कहते हैं, सीजियम एक्रोमैटिकम कहते हैं लौंग को। वैज्ञानिक नेम इंग्लिश में दे दिया गया है, ठीक है। तो पिरमिंट कहते हैं, पीपरमिंट जिसे बोलते हैं, इसे देख सकते हैं मेंथा या फिर पिपरिटिया जिसे बोलते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका पत्ता होता है। उसके बाद चंदन आप देखेंगे जिसे सैंडलम एल्बम कहते हैं, एबलम। और उसके बाद देखिए कपूर से आप देखें तो इसका भी एक प्रकार से पौधा ही होता है, इसके जड़ से निकाला जाता है। देख सकते हैं सैम्फोरा इसे बोलते हैं, कैम्फोरा इसे बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कपूर। उसके बाद देखेंगे कि यह सुगंधित तेल यानी एरोमेटिक ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाता है पादप के रूप में। यहाँ देखेंगे तो अगला आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर नीम के बारे में। इसका प्रयोग आप देखें तो फसल के कीट वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। दूसरा है नीम की विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दम्मा, स्पर्म
सर्प एवं बिच्छुओं की दंश हेतु विषरोधी जैसे दवाओं का निर्माण करना होता है नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम के जो पेड़ होते हैं उनसे। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर में बायोडीजल का उत्पादन नीम के पौधे से हम लोग कर सकते हैं। यूरिया के कोटिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं नीम को। उसके बाद देखेंगे तो इसका रसायन क्या होता है इसमें, तो कौन से रसायन पाए जाते हैं नीम में, तो एजाडीरैक्टिन नामक रसायन इसमें पाए जाते हैं। एजाडीरैक्टिन नामक जो रसायन होते हैं वह नीम में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक एवं कवकनाशक के रूप में हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे तो मच्छर वर्कशकों के रूप में आप इसे कर सकते हैं, यानी कि मॉस्किटो रेप्लिटेंट के रूप में इसका उत्पादन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें बायोडीजल के रूप में आप जानेंगे। यहाँ से नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर देखेंगे कि बायोडीजल। बायोडीजल के रूप में यहाँ से जाने तो मुख्य रासायनिक संघटक क्या होता है बायोडीजल का, तो हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड, जैसे मोम की प्रचुर मात्रा होती है इसमें। ध्यान रखेंगे इसके जो मुख्य रासायनिक संघटक क्या होते हैं बायोडीजल के, तो हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड होते हैं, जिसे मोम के रूप में हम लोग जानते हैं। इसकी प्रचुर मात्रा होती है बायोडीजल में। आगे देखेंगे तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है, तो काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में जाने विशेषता जिसमें जेट्रोपा, करंजा, नागचंपा व नीम आदि जैसे पादप से डीजल का समरूप ईंधन के रूप में उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखेंगे एक बार फिर से, जेट्रोपा, करंजा, नागचंपा व नीम आदि जैसे पादप से हम डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर प्रमुख उदाहरण के रूप में करंज या फिर करंजा वनस्पतिक नाम के रूप में जाने तो पोंगमिया पेंटा, पिनेंटा, पोंगमिया पिनेंटा देख सकते हैं, और पोंगमिया तेल से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। जेट्रोपा, अब देखिए तो जेट्रोपा से के जो अन्य नाम होता है रतन जोत होता है, इसका अन्य नाम रतन जोत, जिसे जेट्रोपा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके जो वनस्पतिक नाम है जेट्रोपा करकास होता है। यह आवृत्ति बीजी पादप होता है। यह किस प्रकार का पादप होता है, जिस प्रकार से सूर्यमुखी होता है उसी प्रकार से यह भी होता है, आवृत्ति बीजी पादप होता है। अन्य नकदी फसलों की तुलना में कम जल का आवश्यकता होता है इसमें, जो भी फसल होता है उसमें जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो है कि बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। यहाँ से जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप जाने बहुत सारे जो पादप थे उनके जो यानी आर्थिक उपयोग, बहुत सारे फैक्ट, पादप का प्रजनन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग देखें। यह आपका पेज नंबर 50 तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो पेज है यानी 51 नंबर पेज से लेकर के 55 नंबर पेज तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।